नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आई बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां अम्मान में जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी को किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन ने आमंत्रित किया है। एयरपोर्ट पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। भाखड़ा बांध में झुकाव और ब्यास सतलुज लिंक परियोजना में गाद की समस्या से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में संकट गहरा सकता है। सिंचाई के लिए पानी की कमी से कृषि और दुग्ध उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। बीबीएमबी की परियोजनाओं से तीनों राज्यों को सिंचाई के लिए औसतन 28 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, जिससे 1.25 करोड़ एकड़ भूमि सिंचित होती है। ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले में उजाड़ भूमि प्रवासी पक्षियों के लिए रात बिताने का ठिकाना बन गई है। यह क्षेत्र पक्षियों के लिए एक नया आशियाना बनकर उभरा है, जहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आकर रात बिताते हैं, जिससे यह क्षेत्र पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। आजमगढ़ में एग्रीस्टैक के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों सहित सभी भूमिधर किसानों को पंजीकरण कराना है। जिले में विशेष अभियान के बावजूद 3 लाख से अधिक किसानों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, जिनमें से कई के नाम मेल नहीं खाते किसानों को राजस्व विभाग से खतौनी में नाम सही कराने की सलाह दी गई है, अन्यथा वे कृषि योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा संकेत दिया है। सरकार ने साफ किया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए खुद की नई पद्धति और प्रक्रिया तय करेगा। सोशल मीडिया पर सैलरी हाइक और एरियर को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि इन सभी मुद्दों पर फैसला 8वां वेतन आयोग ही करेगा। कर्मचारियों को आधिकारिक सिफारिशों का इंतजार करना होगा। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत समस्तीपुर में बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उद्यान विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल से राज्य के 27 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। समस्तीपुर में 17 हेक्टेयर भूमि पर बांस की खेती का लक्ष्य है। किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में माघ मेला के लिए पर्याप्त सरकारी बसों की व्यवस्था रहेगी। निजी बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हैब सरकारी बसें मेला क्षेत्र तक नियमित रूप से चलेंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और वे आसानी से मेला पहुंच सकेंगे। बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी की कमान संजय सरावगी को सौंपी है। संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं। सरावगी छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। भाजपा की सदस्यता उन्होंने 1995 में ली। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड कोटेदारों पर सख्ती की जा रही है। कालाबाजारी और राशन कम देने की शिकायतों पर सरकार मुकदमा दर्ज कराएगी। कानपुर में राशन वितरण में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन गंभीर है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल ने इस नियुक्ति पर बधाई दी और इसे संगठन के लिए दूरदर्शी निर्णय बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह युवाओं को राजनीति में निर्णायक भूमिका देने की सोच का उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का संविधान विरोधी चेहरा फिर सामने आया है। तमिलनाडु में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया दिखाती है कि वे संविधान को केवल अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश यादव पर सनातन धर्म के प्रति असहजता और राजनीतिक अवसरवाद का आरोप है, खासकर तमिलनाडु की हालिया घटनाओं और उत्तर प्रदेश में पहले हुई घटनाओं के संदर्भ में। श्रीनगर में पुलिस ने होटल और होमस्टे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। पुलिस ने कई होटलों और होमस्टे को सील कर दिया है और मालिकों को गिरफ्तार किया है। युवा उद्यमी योजना पर बैंकों की ढिलाई। मुरादाबाद में 2960 आवेदन लंबित होने से युवाओं का उद्यम शुरू करने का सपना रुका। ऋण वितरण में सुस्ती पर सीडीओ सख्त बैंकों को फाइलें रोकने का कारण बताने के निर्देश। पात्रता के बावजूद बैंकों की लालफीताशाही से युवाओं में निराशा। धीमी प्रगति से योजना प्रभावित। सिवान के दरौली प्रखंड में दरौली खरीद पीपा पुल का निर्माण शुरू हो गया है, जो बिहार और यूपी को जोड़ेगा। इस पुल के बनने से दोनों राज्यों के बीच फिर से आवागमन आसान हो जाएगा। इस साल पुल बनने में देरी हुई क्योंकि नदी में पानी ज्यादा था। अब पानी कम होने के बाद पुल का काम तेजी से चल रहा है और इसे 1 जनवरी से लोगों के लिए खोलने की योजना है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों में जुट गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस खेल संसाधनों की कमी पर काम रोको प्रस्ताव दे सकती है। इनेलो विधायकों ने 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें धान घोटाला और फसल मुआवजा जैसे मुद्दे शामिल हैं। रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया। कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने रतलाम शिवगढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात 3 घंटे तक बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 30-40 सालों से यहां रह रहे हैं और उन्हें बार बार उजाड़ा जा रहा है। न्यायालय ने अतिक्रमण के खिलाफ दायर 37 अपीलें खारिज कर दी हैं। समस्तीपुर में एक पोल्ट्री फार्म में आग लगने से लगभग 8 लाख रुपए के चूजे और मुर्गे जलकर नष्ट हो गए।
आग लगने का कारण अज्ञात है। पड़ोस के लोगों ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी आजकल विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं। इशारों में उन्होंने गया में अपनी बातें रखी। कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन को पूरी तरह स्थापित करना है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंडिया अलायंस का इस कैंपेन से कोई लेना देना नहीं है। उमर अब्दुल्ला का यह बयान जम्मू और कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण है, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ओडिशा के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अब आसान होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में ग्लोबल वीजा आवेदन केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र भुवनेश्वर के बरमुंडा स्थित बाबा साहेब आंबेडकर बस टर्मिनल में खुलेगा, जिससे राज्य के लोगों को वीजा आवेदन के लिए अब कोलकाता, दिल्ली या हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन के जरिए प्रदेश भर से आए पीड़ितों की समस्याओं को सुना और उनके तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद की सेवा करना ही सरकार का लक्ष्य है। विभिन्न जिलों से आए फरियादियों से मुख्यमंत्री ने उनके पास जाकर मुलाकात की और समस्याएं सुनी। प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाराणसी में बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नए नेतृत्व पर भी बात की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना की। उन्होंने वाराणसी के विकास कार्यों की भी सराहना की। बाहरी दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन से सप्लीमेंट्री ड्रेन तक लगने वाले जाम से वाहन चालकों को जल्द राहत मिलेगी। 9.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण और नाले बनाने का काम शुरू हो गया है। स्थानीय सांसद और विधायक ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। 6 महीने में सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित राजघाट पुल 20 दिसंबर से 1 महीने के लिए कारों और भारी वाहनों के लिए बंद रहेगा। पुल की मरम्मत के कारण यह निर्णय लिया गया है, जिसके दौरान केवल बाइक और पैदल यातायात की अनुमति होगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा आदेश जारी किया गया है और 18 दिसंबर को डायवर्जन प्लान जारी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता अब आंध्र प्रदेश तक गूंज रही है। मदनपल्ली से लेकर तिरुपति तक उनके नाम की चर्चा है, जिससे पता चलता है कि उनका प्रभाव केवल उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है। यह खबर धामी के बढ़ते हुए राजनीतिक कद और उनकी नीतियों की स्वीकार्यता को दर्शाती है। गुरुग्राम में शराब डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा कस्टम ड्यूटी चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें वे कागजों पर वेयरहाउस चलाकर अवैध रूप से शराब ठेकों पर भेज रहे हैं। आबकारी विभाग ने सिग्नेचर टावर चौक के नजदीक दरसी ठेका नामक शराब ठेके पर छापा मारकर 90 लाख रुपए की एक्साइज ड्यूटी की चोरी का भंडाफोड़ किया। इस दौरान 47,220 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गईं, जिन पर होलोग्राम और ट्रैक ट्रेस स्ट्रिप्स नहीं थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी के साथ विचारधारा के अंतर पर सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त की। एक यूजर के विश्लेषण पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि पार्टी में हमेशा से अलग अलग विचारधाराएं रही हैं और यह विश्लेषण वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कई बार पार्टी की बड़ी मीटिंग से किनारा किया है। थरूर ने विश्लेषण के लिए यूजर को धन्यवाद दिया और पार्टी में विभिन्न विचारधाराओं के महत्व पर जोर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल ने चुनाव आयोग को असत्य के साथ खड़ा बताया और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि सरकार में जनता के मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं है। खड़गे ने कहा कि चुनावी गड़बड़ियों के जरिए सत्ता में बैठे लोग चुने गए हैं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद का 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन कर्नाटक के गढ़ में संपन्न हुआ। सुबोध कांत सहाय की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में पंचायतों के सशक्तिकरण से जुड़ी 14 मांगों को पारित किया गया। इन मांगों में पंचायतों का आर्थिक सशक्तिकरण, डिजिटल पंचायत व्यवस्था को बढ़ावा और सरपंच निधि की स्थापना शामिल है। परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल इन मांगों को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। चंडीगढ़ में दूध और पनीर की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में हर तीसरा सैंपल मानकों पर फेल हुआ है। दूध उत्पादों में यूरिया डिटर्जेंट जैसे मिलावटी तत्व पाए गए हैं, जिससे किडनी और लीवर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले उत्पादों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। कृषि अब आधुनिक रूप ले रही है, जिसमें किसान तकनीक का उपयोग करके लाभ कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों ने फसल पुनर्चक्रण और सहकारिता को बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। पद्मश्री रामशरण वर्मा जैसे प्रगतिशील किसान टिश्यू कल्चर और नवाचार को अपनाकर छोटे किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। सरकार द्वारा उन्नत बीज और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने से किसानों को लाभ हुआ है। यूपी राज्य में बिजली कनेक्शन के लिए नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे विभागीय कार्मिक एस्टीमेट बनाने के नाम पर कनेक्शन लेने वाले का शोषण नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था में 150 किलोवाट तक और अधिकतम 300 मीटर की दूरी तक कनेक्शन लेने पर एस्टीमेट व इंस्पेक्टर राज व्यवस्था समाप्त होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने संसद में चर्चा की मांग की और केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपकी दिल्ली इकाई ने उत्तर भारत में प्रदूषण से आपातकाल जैसे हालात बताए हैं सिंगापुर। उच्च आयोग ने भी अपने नागरिकों को दिल्ली में प्रदूषण के प्रति आगाह किया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत 249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये वित्तीय सहायता राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस धनराशि का उपयोग सड़कन पुल, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। गाजियाबाद में कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। 25 ट्रेनें देरी से चलीं और 12 रद्द कर दी गईं। क्रिसमस और नए साल के लिए टिकट बुकिंग तेज है, लेकिन कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। नितिन नवीन ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। अमित शाह ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया है। नवीन की नियुक्ति पार्टी में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिका को दर्शाती है। क्षेत्रीय एयरलाइन स्टार एयर ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। 25 दिसंबर को पहली पैसेंजर फ्लाइट शुरू होगी। एयरलाइन अहमदाबाद, गोवा, बेंगलुरु और नांदेड़ के लिए उड़ानें शुरू करेगी। स्टार एयर नवी मुंबई और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बिजनेस सेंटर्स के बीच कनेक्टिविटी देगी। ये घोषणा इंडिगो संकट के बीच आई है। भारत ने मैक्सिको को 1 वरीय व्यापार समझौते का प्रस्ताव दिया है, ताकि भारतीय निर्यातकों को मैक्सिको द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ से निपटने में मदद मिल सके। मैक्सिको ने उन देशों पर उच्च टैरिफ लगाने का फैसला किया है जिनके साथ उसके मुक्त व्यापार समझौते नहीं हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर मैक्सिको के साथ बातचीत कर रहा है। मैक्सिको का यह उच्च टैरिफ 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे भारत का करीब $2 अरब का निर्यात प्रभावित हो सकता है। बाराबंकी में कोडीन युक्त सिरप के अवैध कारोबार के मामले में लखनऊ के एक व्यापारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई 5 दिसंबर को एक फर्म पर छापे के बाद की गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अवैध सिरप के नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने संसद को बताया कि 30 नवंबर 2025 तक 123 कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुना। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को एनएपीएस में लौटने की सुविधा दी गई है। कुछ शर्तों के साथ यूपीएस के तहत न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारी बैंकों का एनपीए 2020-21 में 7% से घटकर 2024-25 में 2% हो गया। जमशेदपुर में फ्री स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट हो रही है। आरडीएसएस योजना के तहत मीटर लगाने वाली एजेंसी बेनेटेक इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर रहे हैं। वे मीटर खराब होने या वायरिंग फॉल्ट का डर दिखाकर 500 से 3000 रुपए तक वसूल रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी इस लूट में शामिल हैं। देवरिया जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। यह निर्णय परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने और छात्रों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ने से छात्रों को अपने घरों के पास ही परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें यात्रा करने में आसानी होगी। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर एनएसईआरटीसी ने यात्रियों के लिए बुक फेयर का आयोजन किया है, ताकि लोग मोबाइल की जगह किताबों से जुड़ें। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस स्टोरी बॉक्स बुक फेयर में बच्चे, बुजुर्ग और युवा अपनी पसंद की किताबें खरीद सकते हैं। यात्री बॉक्स आधारित खरीदारी कर रहे हैं, जिससे वे अपनी पसंद और बजट के अनुसार किताबें चुन सकते हैं। संभल में सर्दी अब अपने पूरे प्रभाव में नजर आने लगी है। बीते 2 दिनों से लगातार पड़ रहे घने कोहरे और हल्की सर्द हवाओं ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। रविवार देर रात से ही कोहरे की हल्की परत छा गई थी, जो सोमवार सुबह और अधिक गहरी हो गई। धूप न निकलने के कारण गलन बढ़ गई और सुबह से ही लोग ठिठुरते नजर आए। सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे सर्दी का असर और तीखा हो गया। नेपाल सरकार ने भारत के 200 और 500 रुपये के नोटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे नेपाल और भारत के नागरिकों को राहत मिलेगी। अब वे 100 रुपये से बड़े नोट ले जा सकेंगे। नेपाल के मंत्री जगदीश खरेल ने बताया कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने भी पहले 100 रुपये से अधिक मूल्य की भारतीय मुद्रा ले जाने पर रोक हटाई थी। यह निर्णय नेपालियों की यात्रा को आसान बनाएगा, खासकर चिकित्सा उपचार के लिए।